नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 10 अक्टूबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में जल्दी से पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनकी आनंद मठ रचना का हिस्सा है वंदे मातरम। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 प्रमुख सुधारों की घोषणा की जो लागू होगा 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था को एनबीएफसी के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दिया? एफआईडीसी संगठन को आरबीआई ने मान्यता दिया। चौथा प्रश्न पूछा गया था, किस देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट गठन के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया? उत्तर फ्रांस। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया था, हाल ही में कहां पर मेट्रो का शुभारंभ हुआ? बिहार की राजधानी पटना में अभी हाल ही में हमारे देश में मेट्रो रेल सेवा शुरू किया गया। छठा करंट अफेयर पूछा गया था, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया गया। उत्तर होगा फिलीपींस। सातवां करंट अफेयर पूछा गया था, पहली वाणिज्यिक कोयला खदान सेवा कहां शुरू हुई? नामची अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान सेवा शुरू हुई। आठवां करंट अफेयर पूछा गया था, 8 अक्टूबर 2025 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहां होगा? उत्तर बी यशोभूमि नई दिल्ली में। आयोजन 8 से 11 अक्टूबर के मध्य होगा। साथियों, ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय वायुसेना दिवस 2025 कब मनाया गया? उत्तर होगा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हमारे देश में हर साल इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। उत्तर होगा 8 अक्टूबर। डिटेल लिखिएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ मनाई गई, 93rd, याद रखेंगे। इसका गठन साथियों, इंडियन एयरफोर्स का गठन 8 अक्टूबर 1932 को अंग्रेजों के समय में हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 को हमारे देश की वायुसेना फोर्स का गठन हुआ था। इस वर्ष 2025 का इसका थीम क्या था? आधुनिकीकरण और संचालन की तत्परता। आधुनिकीकरण और संचालन की तत्परता। वायुसेना में 7 कमांड है हमारे भारत में, याद रखिएगा स्ट्रेटेजी में। एयरफोर्स में कितने कमांड है? तो 7 कमांड है। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में है, पूर्वी कमांड शिलांग में है, केंद्रीय कमांड प्रयागराज में है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कहां पर वायुसेना का कमांड है? तो प्रयागराज में है सेंट्रल कमांड। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम कमांड गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। और प्रशिक्षण कमांड अगर पूछा जाए तो बेंगलुरु में है। वायुसेना का प्रशिक्षण कमांड कहां पर है? बेंगलुरु में है। और मेंटेनेंस कमांड या रख रखाव कमांड कहां पे है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। वायुसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? एयर चीफ मार्शल। वर्तमान में हमारे देश के एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना अध्यक्ष या एयर चीफ मार्शल कौन है? हमारे देश के अमरप्रीत सिंह। और प्रथम कौन थे? प्रथम हमारे एयर चीफ मार्शल थॉमस एम हर्स्ट थे। थॉमस एम हर्स्ट हमारे देश के पहले वायुसेना के एयर चीफ मार्शल थे। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, पर्यावरण के दृष्टि से करंट पर्यावरण। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। टोटल 5 प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के दौरान एक परियोजना शुरू किया गया। कौन कौन सा होगा देखिएगा डिटेल में। उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल। 2 से 7 अक्टूबर 2025 तक चले 71वें वन्य जीव सप्ताह के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन पर 5 प्रजातियों के लिए नई राष्ट्रीय परियोजना शुरू की। साथियों, 71वें क्रम का वन्य जीव सप्ताह था। वन्य जीव सप्ताह हमारे भारत में अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो इस वर्ष साथियों 2 से लेकर के 7 अक्टूबर 2025 तक 71वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। वहीं पर हमारे देश के जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने 5 प्रजातियों के संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष पर प्रबंधन के लिए योजनाओं की परियोजनाओं की शुरुआत की, जो नेशनल लेवल की है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन हुआ। इसका थीम क्या था इस वर्ष? इस वर्ष इसका थीम था मानव वन्य जीव सह अस्तित्व। वन्य जीव सप्ताह का थीम था मानव वन्य जीव सह अस्तित्व। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा स्थल अबिएई क्षेत्र कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण साथियों, अबिएई क्षेत्र याद रख लीजिएगा इसको। ये साथियों सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर पड़ता है। सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर पड़ने वाला क्षेत्र है अबिएई क्षेत्र। अफ्रीका में एक देश था सूडान। सूडान 2 हिस्सों में बंट करके एक दक्षिणी सूडान देश बन गया, जिसकी राजधानी जुबा है। और उत्तर में शेष जो बचा उसका नाम सूडान है, जिसकी राजधानी खार्तूम है। सूडान और दक्षिण सूडान में अबिएई क्षेत्र के लिए संघर्ष होता है हमेशा, अबिएई क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर यूएनओ के द्वारा शांति
यूएनओ के द्वारा शांति संगठन का गठन करके वहां पर फोर्स तैनात किया गया है, शांति दूत नियुक्त किए गए हैं इस क्षेत्र के लिए। तो वहीं से ये प्रश्न चर्चा में आया साथियों। भारतीय शांति सैनिकों को सूडान, दक्षिण सूडान सीमा पर उत्कृष्ट सेवा के लिए यूनिस्फा द्वारा सम्मानित किया गया है। यूनिस्फा वही संगठन है साथियों, देखिएगा यूनिस्फा है क्या, यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फॉर अबीएई। अबीएई के लिए यूएन के द्वारा नियुक्त जो शांति दूत है, शांति सैनिक है, उन्हीं का संगठन है जिसको यूएनओ द्वारा स्थापित किया गया है। इसी संगठन में हमारे जो भारतीय सैनिक हैं इनको सम्मानित किया गया कि हमारे भारतीय जवानों ने सूडान और दक्षिण सूडान के बीच जो विवादित स्थल है, अभी यही क्षेत्र है, वहां पर बहुत अच्छे से शांति व्यवस्था कायम करने का काम किया। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, सर्करिक रेखा किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तर होगा ए 1914। सर्करिक रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य गुजरात में कच्छ के रण में साथियों एक सीमा रेखा है। अभी हाल ही में चर्चा में आया तनाव के कारण, इसलिए यह प्रश्न बना है। 1914 में यह रेखा खींचा गया था, काल्पनिक रेखा है, सर्करिक रेखा। देखिएगा डिटेल इसका। 1914 की बॉम्बे सरकार की प्रस्ताव से सिंध के शासक और कच्छ के शासक के हस्ताक्षर से सर्करिक रेखा अस्तित्व में आया। भारत और पाकिस्तान के मध्य गुजरात सीमा पर 96 किलोमीटर लंबाई है। सर्करिक रेखा की लंबाई 96 किलोमीटर है। सर्करिक रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य गुजरात के कच्छ के रण में, यहाँ देखिएगा साथियों, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ साथियों ये जो पाकिस्तान है ये सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, लेकिन गुजरात में यहाँ पर कच्छ के रण के पास ये सर्करिक रेखा है। यहाँ पर सर्करिक रेखा तनाव के कारण चर्चा में रहा। क्या देखिएगा लिखा है, 1947 में ब्रिटिश वकील रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान सीमा के मध्य रेखा खींचा, उसी के नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ा। ये जो रेखा है भारत पाक के मध्य, इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, और यहाँ पर जो रेखा है उसका नाम है सर्करिक रेखा। सर्करिक छोटा है, मात्र 96 किलोमीटर लंबा है। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, विश्व बैंक के अनुसार भारत का विकास दर 2025-26 में अनुमानित है। उत्तर होगा 6.5%। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहेगा। पूर्व में इसने कहा था 6.3, इसने अपना जो अनुमान था उसको बदल दिया। और डिटेल देखिएगा साथियों, हमसे परीक्षाओं में पूछ देता है कि आईएमएफ के अनुसार भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा, आरबीआई के अनुसार कितना रहेगा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना रहेगा। तो जितना भी परीक्षा के लिए था सबको हमने कलेक्ट कर लिया आपके लिए। देखिएगा आईएमएफ के अनुसार 6.4% ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है, और आरबीआई के अनुसार 6.5% ग्रोथ हमारे देश की रहने की उम्मीद है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 6.5% ग्रोथ रहने की उम्मीद है। क्रिसिल संस्थान के अनुसार 6.5% ग्रोथ रहने की उम्मीद है हमारे भारत के विकास दर की, जिसको हम लोग भारत का जीडीपी वृद्धि दर, भारत का ग्रोथ रेट, भारत का डेवलपमेंट रेट या भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA संस्करण 1.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर होगा डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने हमारे देश में एक रेडियो का आर्किटेक्चर लॉन्च किया है सेना की सहायता के लिए। इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इसका संस्करण 1.0 है साथियों। डीआरडीओ ने 6 अक्टूबर 2025 को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी IDS और त्रिसेवा संगठन के साथ मिलकर नई दिल्ली में IRSA को जारी किया। यानी IRSA किसने बनाया? डीआरडीओ, त्रिसेवा संगठन और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तीनों ने मिलकर के बनाया है। क्या ये साथियों, यह स्वदेशी, इंटर ऑपरेबल और भविष्य के लिए तैयार एक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो है। सॉफ्टवेयर से संचालित होने वाला एक रेडियो है जो हमारे सेना की ताकत बनेगी भविष्य में। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, 9 से 15 अक्टूबर 2025 को कहां पर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन होगा? उत्तर होगा सी, अबू धाबी। अबू धाबी साथियों यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी, वहीं पर IUCN का सम्मेलन होगा। 2025 में IUCN सम्मेलन कहां होगा? एग्जाम में पूछे तो आप उत्तर करेंगे अबू धाबी। महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों प्रश्न बना है? देखिएगा भारत ने अभी हमारे घोषणा किया है कि IUCN कांग्रेस 2025 जो अबू धाबी में होगा, वहां अपनी स्वयं की पहली रेड लिस्ट जारी करा जाएगा। यानी कि जैसे IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें संकटग्रस्त जीव जंतुओं का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार से हमारा भारत भी अपनी स्वयं की पहली रेड लिस्ट जारी करेगा। कहां पर? अबू धाबी IUCN कांग्रेस में, जो इंडेंजर्ड स्पेसीज के लिए होगा। अब देखिएगा आगे, भारत 1969 ईस्वी में IUCN का सदस्य बना। हमारा भारत IUCN का सदस्य कब बना?
1969 ईस्वी में। जिस वर्ष 1969 में साथियों इसरो का गठन हुआ, जिस वर्ष 1969 साथियों अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आयुसीएन के बारे में देखिएगा, आयुसीएन का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आयुसीएन का हेडक्वार्टर है। आयुसीएन का गठन 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुआ था। 5 अक्टूबर 1948 को। कहां पर? तो फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। आयुसीएन का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुसीएन का फुल फॉर्म है। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उत्तर होगा डी, संजू सैमसन। संजू सैमसन को ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का टूर्नामेंट है साथियों, इंग्लैंड में होता है। बड़ा प्रसिद्ध दुनिया का फुटबॉल टूर्नामेंट है इंग्लिश प्रीमियर लीग। इसी में भारत में आधिकारिक एम्बेसडर संजू सैमसन को चुना गया। दुनिया जानती है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट को महत्व और सबसे ज्यादा क्रिकेट के फैंस भारत में हैं। तो भारत में क्रिकेट के बहाने फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए फुटबॉल के संस्थान ने इस कार्य को किया है कि एक क्रिकेटर को फुटबॉल का एम्बेसडर बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का टूर्नामेंट है इंग्लैंड में, और संजू सैमसन हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ी को फुटबॉल में बनाने का उद्देश्य क्या है? भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाना। इस टूर्नामेंट में फोकस राज्य किसको डिक्लेयर किया गया? केरल को फोकस राज्य डिक्लेयर किया गया, जो भारत का फुटबॉल हब है। भारत में फुटबॉल हब किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? अनाउंस हो गया साथियों, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत होता है साथियों चिकित्सा के क्षेत्र से, दूसरा होता है फिजिक्स, और तीसरा होता है रसायन, उसके बाद साथियों साहित्य का, फिर शांति का, और लास्ट में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। 6 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 3 का अनाउंस हो गया, तीनों को हम पढ़ेंगे। पहले यहां देखते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, उपयुक्त सभी इन तीनों लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उत्तर हमारा होगा डी। ये तीनों लोग साथियों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक, इन लोगों ने विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज किया है। इसीलिए इन तीनों अमेरिकी वैज्ञानिकों को सिलेक्ट किया गया है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देने के लिए। क्या है? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन करने के लिए। इसके अलावा साथियों कल के डेट में, इससे एक दिन पूर्व में, चिकित्सा के क्षेत्र का मैरी ब्रूमको, फ्रेउ रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को प्रदान किया गया। और उसके बाद साथियों तीसरे दिन रसायन के क्षेत्र का भी डिक्लेयर किया गया। सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी, इन तीनों लोगों को रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार डिक्लेयर किया गया कि दिया जाएगा। याद रखेंगे कुछ बातें। अक्टूबर के महीने में साथियों 4 अक्टूबर से शुरू हो जाता है और 9 अक्टूबर तक नोबेल पुरस्कार का अनाउंस होता है। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र का अनाउंस होता है, तो यहाँ हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ब्रूमको, फ्रेउ रैम्सडेल और सीमेन साकागुची को प्रदान किया जाएगा। उसके बाद भौतिकी का जो हम लोगों ने तीनों पढ़ा अभी प्रश्न में। उसके बाद साथियों रसायन विज्ञान के क्षेत्र का, जो यहाँ पर लिखा है सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी, इन तीनों को। इसके बाद साथियों शांति के क्षेत्र का, साहित्य के क्षेत्र का, और उसके बाद छठा अर्थ का शास्त्र के क्षेत्र का। ये 4 से 9 अक्टूबर के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि किसको प्रदान किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार के बारे में याद रखे रहेगा साथियों कुछ बातें स्टैटिक जीके का। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक, डायनामाइट के आविष्कारक नाम है उनका अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, इनके सम्मान में। अल्फ्रेड नोबेल साथियों इनके पास जो भी संपत्ति थी, इन्होंने उस संपत्ति को वसीयत कर दिया बैंक में, स्वीडिश बैंक में, और उसमें लिखा कि हमारा जो भी ये धनराशि वसीयत में दर्ज हो रहा है, उससे साल भर में जो ब्याज बनेगा, उस ब्याज के पैसे से पूरी दुनिया के महान वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये घटना साथियों 1895 ईस्वी की, 1895 में हुआ, और उसके 6 साल बाद यानी 1901 से 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हो गया। 1901 से 5 क्षेत्र कौन कौन सा? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, इसके अलावा साहित्य और शांति। छठा क्षेत्र साथियों 1968 में शुरू हुआ। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई, और ये घोषणा किया गया। शुरुआत 1969 में हुआ।
यानी अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। शुरुआत 1968 ईस्वी में हुई। सारे नोबेल पुरस्कार जो भी क्षेत्र के हैं साथियों, सब स्वीडन देश से प्रदान किया जाता है। स्वीडिश एकेडमी प्रदान करती है। बस एक शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, उसको नॉर्वेजियन संस्थान प्रदान करती है, यानी नॉर्वे से प्रदान किया जाता है। 10वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, किस राज्य में पहाड़ी घाटी एकता का मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मनाया गया? मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। अभी हाल ही में मणिपुर में पहाड़ी त्योहार है, उत्सव है साथियों, इसको अभी हाल ही में मनाया गया। देखिएगा इसका डिटेल। इसका डिटेल ये है साथियों कि ये मैतेई समुदाय का मैतेई पंचांग है। मैतेई पंचांग के अवसर पर इसको मनाया जाता है। कुछ और भी पूर्वोत्तर और हमारे भारत के उत्सव या त्योहार है जो परीक्षा में अक्सर इधर रह रहे हैं, उन सभी को हमने कलेक्ट किया है। ध्यान से देखिएगा। फ्लेमिंगो उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो उत्सव। हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल के बारे में याद रखते रहेंगे। हार्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। बोनालू और बथुकम्मा उत्सव त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। कंबाला कर्नाटक में मनाया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेला की बहन हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उत्तराखंड की बहन छत्तीसगढ़, हरेला की बहन हरेली। अंबुबाची और बिहू असम में मनाया जाता है। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाने वाला उत्सव था। तो साथियों ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर जीएस गर्व सीरीज देखिए, करंट अफेयर पढ़िए और हिंदी पढ़िए, नोट्स बनाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।